आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ये सब क्या होता है इसके बारे में। ध्यान रहे हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा जो मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक हमारा क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, है ना। जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन के बारे में भी समझा था, जैसे कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होता है, फिर इंसुलेटर्स। उसके बाद हमने समझा था कि वाटर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, कन्वेक्शन। उसके बाद फिर हमने समझा था कि एयर में यानी कि हवा में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। थोड़ा सा बस आपको एक पीछे क्लास का रिवीजन करवाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो आप समझने वाले हैं वो उसी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ध्यान रखना है इसमें आपको ये बात, और वो चीज़ हम आपको समझाएंगे एयर को लेकर। हालांकि हमने आपको वाटर में और एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है हमने आपको दोनों समझाया है, लेकिन यहाँ पे जो आगे आपको समझने में मदद करेगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एयर में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो याद करिए, कल के क्लास हमने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी किसी जगह पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ का हवा सारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म हवा और गर्म पानी दोनों का क्या लक्षण होता है कि वो गर्म एक बार जब हो जाता है तो वो हो जाता है हल्का, लाइट हो जाता है वो। तो हल्का होने के वजह से वो आसमान में भाग जाता है, उड़ना चाहता है वो। तो वो गर्म होने के वजह से वो गर्म हवा क्या होगा, आसमान में चला जाएगा। तो वो नीचे तो जगह खाली हो गया फिर हमारा, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा कहाँ से आएगा, ठंडा वाला हवा आएगा। और ठंडा वाला हवा ही क्यों आएगा, क्योंकि ठंडा हवा होता है भारी। ठीक है, तो जो हवा हमारा गर्म हुआ वो आसमान में उड़ गया। तो जब वो आसमान में उड़ा तो वहाँ का जगह तो खाली हो गया हवा का। तो उस खाली जगह को भरने के लिए कौन हवा आएगा, गर्म हवा या ठंडा हवा? ठंडा हवा आएगा, क्योंकि गर्म हवा तो हमेशा उड़ना चाहेगा, लेकिन ठंडा हवा चूँकि भारी होता है तो वो उसके जगह पे आ जाएगा। तो जहाँ गर्म हवा आसमान में एक बार उड़ रहा है, वहीं उसके जगह पे कौन आ जा रहा है, फटाक से ठंडा हवा आ जा रहा है। उसके बाद फिर वो ठंडा हवा क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद गर्म हो जाएगा, फिर वो खुद आसमान में उड़ जाएगा, फिर उसके जगह पे फिर ठंडा हवा आएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको सी ब्रिज समझना है अभी और लैंड ब्रिज समझना है, तो इन दोनों को समझने में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है हमेशा, तो इसको क्लियर कर लेना है अच्छे तरीके से। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। दिन के समय में जमीन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, पानी थोड़ा लेट से गर्म होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब दिन के समय में सनलाइट तो पानी पे भी पड़ता है, ज़मीन पे भी पड़ता है। यहाँ पे पानी के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं समुद्र को, सी को, है ना। और उसके बगल में जो ज़मीन है हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा इंडिया का कुछ ऐसा स्टेट है जो कि बिल्कुल समुद्र के बगल में है। एग्जांपल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना। ये सब जो है समुद्र के बगल में, उड़ीसा, बंगाल, ये सब समुद्र के बगल में हमारा स्टेट है। और इसके बगल में क्या है, फिर पानी है, समुद्र है। तो दिन के समय में क्या होता है, इन सारे ज़मीन पे जो गर्मी पड़ता है, वो गर्मी पड़ने के वजह से ज़मीन जल्दी हीट हो जाता है, और पानी को हीट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, आगे तो हर एक पॉइंट को अभी बस ध्यान में रखना है, तो आपको कहानी आगे समझ में आएगा। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। यहाँ पे राइजेज अप होगा, RISES, ये 3 हो चुका है यहाँ पे, लेकिन इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, राइजेज होगा। ओके, तो होगा क्या, दिन के समय में चूंकि ज़मीन जल्दी गर्म हो जा रहा है, पानी थोड़ा लेट से गर्म हो रहा है, तो ज़मीन जो जल्दी गर्म हो गया है उसके ऊपर जो हवा है, तो बताइए वो भी जल्दी गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि वो जल्दी गर्म होगा क्योंकि ज़मीन भी हमारा क्या हो चुका था, बड़ा जल्दी गर्म हो चुका था। ठीक है, आगे। और जब एक बार वो हवा गर्म हो जाएगा तो वो गर्म हवा कहाँ चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा। राइजेज आपका मतलब वो आसमान में उड़ जाएगा। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस।
अब जो हमारा गर्म हवा ज़मीन के ऊपर से आसमान में उड़ा है, उस जगह तो ज़मीन के ऊपर हवा खाली हो गया हमारा। फिर तो उस खाली जगह को भरने के लिए हवा हमारा कहाँ से आएगा? समुद्र है बगल में, तो उधर से ठंडा हवा हमारा किधर आएगा? उस खाली ज़मीन पे आएगा, जहाँ का गर्म हवा होके वो आसमान में उड़ गया था। तो कहानी समझ में आ रहा है पूरा? तो एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, दिन के समय में ज़मीन जल्दी गर्म होता है और पानी थोड़ा लेट से गर्म होता है। सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी गर्म कौन हुआ? ज़मीन। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो भी तो गर्म होगा ना फिर। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा है वो गर्म होने की वजह से वो आसमान में उड़ गया। अब उस ज़मीन पे हवा का हो गया कमी, तो उस जगह को भरने के लिए बगल में जो समुद्र है, ओशन है, वहाँ से ठंडा हवा आएगा उसके जगह पर जहाँ से गर्म हवा हमारा उड़ गया था। अब वो ठंडा हवा आया हमारा वहाँ पे, कुछ देर के बाद वो ठंडा हवा भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। फिर वो आसमान में उड़ जाएगा। फिर उस जगह को भरने के लिए फिर से समुद्र से क्या आएगा? ठंडा हवा आएगा। तो ये प्रोसेस दिन में लगातार चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब हुआ क्या? तो ये जो हमारा गर्म हवा आसमान में उड़ गया और इधर से जो ठंडा हवा हमारा समुद्र से आया ज़मीन की ओर, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये जो गर्म हवा हमारा उड़ा है वो किधर जाएगा? उड़ के समुद्र की ओर। क्योंकि देखो, एक सिंपल सा कहानी समझिए, समुद्र से ठंडा हवा आपका आ रहा है, तो समुद्र के ऊपर जो हमारा हवा है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो वहाँ पे क्या चल जाएगा? गर्म हवा चल जाएगा। तो सिंपल सा कहानी समझना है कि दिन के टाइम पे जो ज़मीन के ऊपर हमारा हवा है वो जल्दी गर्म होने के वजह से वो आसमान में उड़ के किधर की ओर चल जाएगा? समुद्र की ओर चल जाएगा। और समुद्र का ठंडा हवा कहाँ आ जाएगा? ज़मीन की ओर आ जाएगा, जहाँ पे गर्म हवा कहाँ उड़ गया था? आसमान पे उड़ गया था। उस जगह को वो भरने के लिए आ जाएगा। कहानी सिंपल है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। तो सी ब्रीज में आपको मात्र एक बात ध्यान रखना है कि द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। तो बताइए, सी ब्रिज में, तो सी ब्रिज में आपको एक बात बस ध्यान रखना है कि सी ब्रिज में हवा कहाँ से आएगा? समुद्र से आएगा ज़मीन की ओर। इसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज हमारा ख़त्म तो हो गया, लेकिन एक बार पूरा इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा किस में होगा? लैंड ब्रिज में होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सी ब्रिज में क्या होता है? दिन के टाइम पे ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है और जल्दी गर्म होता है। किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में, समुद्र के कंपैरिजन में। तो चूंकि ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो उसके ऊपर जो हवा है वो भी जल्दी गर्म होगा। तो वो गर्म होके हवा कहाँ चला जाएगा? आसमान की ओर जाएगा। लेकिन आसमान की ओर भी वो कहाँ चला जाएगा फिर? समुद्र की ओर। ठीक है, और वो जो जगह हमारा खाली हुआ है ज़मीन के ऊपर, गर्म हवा होने से वो आसमान में चला गया, तो वो जगह तो खाली हो गया। तो ज़मीन के ऊपर जो हवा हमारा खाली हुआ है, जगह जो खाली हुआ है, उस खाली जगह को भरने के लिए हमारा ठंडा हवा किधर से आएगा? समुद्र से आएगा, है ना। तो गर्म हवा आसमान में उड़ के समुद्र की ओर चल जाता है और ठंडा हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आ जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद गर्म होगा, फिर वो आसमान में उड़ के समुद्र की ओर आ जाएगा, फिर ठंडा हवा ज़मीन की ओर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। तो सी ब्रिज में हमेशा आप देख रहे हैं हवा हमारा उस खाली जगह को भरने के लिए किधर से आ रहा है? समुद्र से आ रहा है ठंडा हवा। तो इसी को हम लोग कहेंगे सी ब्रिज। तो सी ब्रिज में क्या ध्यान रखना है? सी ब्रिज से ध्यान रखना है कि हवा किधर से आएगा? सी से आएगा, समुद्र से आएगा। ठीक, कहाँ आएगा? उस खाली जगह को भरने के लिए जिस जगह से गर्म हवा हो के आसमान में उड़ गया था। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सी ब्रिज। अगला है लैंड ब्रिज। तो आइए समझते हैं लैंड ब्रिज क्या होता है। देखो, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, नेचर का बड़ा सिंपल सा नियम होता है, जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगा वो ठंडा होने के लिए भी ज़्यादा समय लेगा। समझ रही है बात? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। तो एक बात यहाँ पे ज़रा समझिएगा, इसको ऐसे समझो सिंपल सा, नेचर का एक नियम है, जो जितना टाइम लेगा गर्म होने में वो उतना ही टाइम लेगा
ठंडा होने में। ठीक है, अब जैसे ज़मीन हमारा बहुत जल्दी हीट हो गया था दिन के समय में, तो वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। उसी प्रकार से समुद्र का पानी बहुत टाइम लिया था गर्म होने में, तो उसको ठंडा होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा, है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, नेचर का एक बड़ा सिंपल सा नियम होता है कि जो जितना जल्दी गर्म होगा वो उतना जल्दी ठंडा भी होगा। ठीक, और जो ज़्यादा टाइम लगाएगा गर्म होने में वो ज़्यादा टाइम लगाएगा ठंडा होने में भी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। जो दिन के समय में पानी हमारा गर्म हुआ था, दिन के समय में क्या हुआ था, पानी धीरे धीरे गर्म हुआ था, लेकिन धीरे धीरे गर्म हुआ था। तो रात के समय में वही पानी जो है ठंडा होगा, वो भी बहुत धीरे 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 धीरे, जबकि ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ज़मीन बहुत जल्दी ठंडा, देखो सिंपल सा ध्यान रखो, दिन के समय में सबसे जल्दी गर्म क्या हुआ था, ज़मीन। तो सबसे जल्दी ठंडा भी कौन होगा, ज़मीन। दिन के टाइम में धीरे धीरे गर्म कौन हुआ था, पानी। तो रात के समय में धीरे धीरे हमारा ठंडा कौन होगा, पानी। सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे है कि दिन के समय में ज़मीन जल्दी गर्म हुआ था, तो रात के समय में वो जल्दी ठंडा भी होगा। उसी प्रकार से दिन के समय में पानी धीरे धीरे गर्म हुआ था, तो रात के समय में वो पानी धीरे धीरे भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो दिन के समय में क्या हुआ ये हम लोगों ने सी ब्रिज में देखा। अब रात के टाइम में क्या होगा वो हम लोग समझेंगे अपने लैंड ब्रिज में। तो बताइए रात के समय में ज़्यादा गर्म कौन है और ज़्यादा ठंडा कौन है, ये बताइए पहले। ज़्यादा गर्म है पानी और ज़्यादा ठंडा है लैंड, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हुआ था तो जल्दी ठंडा भी हो गया है। वो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ था तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वो हमारा। तो रात के टाइम पे ध्यान रखना है कि ठंडा कौन हो चुका है, आपका जमीन, लैंड। और रात के टाइम पे गर्म अभी भी कौन है, पानी। ठीक, तो अब बताइए कि समुद्र के ऊपर जो पानी, समुद्र हमारा कैसा है, गर्म है। तो समुद्र के ऊपर जो हवा है हमारा, वो रात के टाइम में क्या होगा, गर्म होके आसमान में चला जाएगा। तो बताइए समुद्र के ऊपर तो हवा हमारा फिर खाली हो गया, तो उस खाली हवा को भरने के लिए इस बार हवा कहाँ से आएगा, लैंड से आएगा, क्योंकि लैंड हमारा क्या था, ठंडा था। इसी को हम लोग कहेंगे लैंड ब्रिज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो ठंडा हवा जमीन से कहाँ चला जाएगा, समुद्र की ओर चला जाएगा। दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज में एक बात ध्यान रखना है, द एयर फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज में हवा कहाँ से आएगा, लैंड से आएगा, किधर जाएगा, समुद्र की ओर जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज दोनों खत्म हुआ। एक बार फटाक से कंक्लूजन समझा देते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये पढ़ने में इतना आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन इसी तरीके से हमारा काम चलता है समुद्र के बगल में जो आप जब जाते हैं तब। ठीक है, तो ध्यान रखना है। पहले सी ब्रिज समझ लेते हैं। सी ब्रिज में आपने ये समझा कि दिन के टाइम में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, उसको टाइम लगता है गर्म होने में। तो ज़्यादा गर्म अभी कौन है, हमारा ज़मीन। तो ज़मीन के ऊपर जितने भी हवा हैं, एयर हैं, वो गर्म होकर आसमान में उड़ जाएगा और किधर चला जाएगा, वो समुद्र की ओर चला जाएगा। और समुद्र का ठंडा हवा कहाँ आ जाएगा, ज़मीन की ओर आ जाएगा, उस खाली जगह को भरने के लिए। ये फिर दोबारा वो हवा जो ठंडा वाला आया था समुद्र की ओर से, वो दोबारा गर्म होगा, दोबारा आसमान में उड़ के समुद्र की ओर चल जाएगा। फिर समुद्र से ठंडा पानी आएगा, ठंडा हवा आएगा ज़मीन की ओर। तो ये दिन में ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम लोग सी ब्रिज कह देंगे। अब बात करते हैं रात के समय में क्या होगा। दिन के समय में जल्दी कौन गर्म हो गया था, ज़मीन। तो रात के टाइम पे जैसे शाम होगा वैसे ही जल्दी ठंडा भी कौन हो जाएगा, ज़मीन। ठीक, और दिन के समय में धीरे धीरे गर्म कौन हुआ था, पानी। तो रात के टाइम में धीरे धीरे ठंडा भी कौन होगा, पानी। सिंपल। तो रात के टाइम पे अब आप बताइए कि ज़्यादा गर्म कौन है, समुद्र गर्म है। ज़्यादा ठंडा कौन है, ज़मीन ठंडा है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो गया था दिन में, तो जल्दी ठंडा भी हो गया होगा। ठीक, तो अब रात में क्या होगा, क्योंकि आपका समुद्र गर्म है, तो समुद्र के ऊपर जो गर्म हवा हमारा होगा वो आसमान में चला जाएगा। तो उस खाली जगह को भरने के लिए ज़मीन से क्या आएगा, ठंडा हवा आएगा। तो ये प्रोसेस हमारा फिर से लगातार
चलता रहेगा, इसी को हम लोग कह देंगे लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज में हवा आएगा समुद्र से लैंड की ओर, और लैंड ब्रिज में लैंड से हवा आएगा समुद्र की ओर। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रेडिएशन। आइए थोड़ा समझते हैं रेडिएशन क्या होता है। देखो, द हीट फ्रॉम द सन कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। सन से यानी कि सूरज से जो हीट निकलता है वो हमारे पास जो पहुंचता है वो कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन प्रोसेस से नहीं पहुंचता है, वो एक और प्रोसेस से पहुंचता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन, जिसको अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। मतलब सन से जो हीट निकलता है वो ना ही कंडक्शन ना ही कन्वेक्शन से हमारे थ्रू हमारे पास पहुंचता है। अब कंडक्शन क्या था, कन्वेक्शन क्या था, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कन्वेक्शन से, कंडक्शन से, इन सारे प्रोसेस से हमारे पास हीट नहीं पहुंचता है सन का। कैसे पहुंचता है फिर? रेडिएशन से पहुंचता है। रेडिएशन क्या, देखो, द हीट फ्रॉम द सन कम्स टू अस बाय अ प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। तो सन से जो हीट निकलता है वो हीट हमारे पास जो पहुंचता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेडिएशन कहेंगे। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब सन से जो हीट निकलता है और हमारे पास जो आता है उसको आने के लिए किसी प्रकार का मीडियम का ज़रूरत नहीं है। हालांकि बीच में क्या है, हवा है ना। मीडियम का मतलब कुछ चीज़ उसके बीच में होना चाहिए। जैसे सन, सूरज से हीट निकल रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो बीच में है क्या? सन और हमारे बीच में एयर है, तो एयर हमारा मीडियम है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सन से जो हीट निकलता है उसको हमारे पास पहुंचने के लिए किसी प्रकार के रेडिएशन का जरूरत नहीं है। बीच में हवा नहीं भी होता फिर भी हमारे पास सन का हीट पहुंच ही जाता। क्या? हाँ, मतलब सन का हीट हमारे पास हर हाल में पहुंचना ही है, चाहे बीच में हवा रहे या ना रहे। मतलब कि रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि सनलाइट को, सन का हीट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी प्रकार के मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास हीट आएगा ही आएगा सन का। ठीक है, आगे, इट कैन टेक्स प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। वही लिखा हुआ है कि सन का हीट आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे बीच में हवा रहे या ना रहे, तो दिक्कत इसमें। जिस एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, चंद्रमा, मून। मून पे सन का रोशनी जाता है, मून पे तो हमारा हवा है ही नहीं, मून पे एयर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे सन का रोशनी जाता है कि नहीं जाता है? सन का हीट जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सन का जो हीट होता है, सूरज की जो गर्मी होती है, उसको किसी भी जगह जाने के लिए किसी प्रकार के मीडियम का ज़रूरत नहीं है। बीच में हवा हो तो भी वहाँ पहुँचेगा हीट, ना हो तो भी पहुँचेगा। ठीक है, आगे, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। तो हम जो एक जाड़े के समय में रूम हीटर के सामने बैठते हैं, उस रूम हीटर का जो हीट हमारे बॉडी में आता है, जो हमको गर्मी लगता है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेडिएशन ही बोलेंगे। मतलब किसी भी तरीके से यदि हीट आपके पास आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? किस प्रोसेस से आ रहा है? रेडिएशन प्रोसेस से आ रहा है। सन का हीट ही केवल नहीं आना रेडिएशन कहलाएगा, बाकी किसी भी प्रकार का हीट आपके पास आ रहा है तो वो रेडिएशन ही कहलाता है। ठीक है, आगे, our body gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation। हमारा बॉडी भी हीट देता है हमारे आसपास के सराउंडिंग को, और हमारा बॉडी भी आसपास से हीट लेता है, और इसमें प्रोसेस हमारा कौन सा इस्तेमाल होगा? रेडिएशन। मतलब कि हमारे बॉडी से भी हीट निकलता है और हमारा बॉडी भी हीट लेता है बाहर से, लेकिन प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा? हमारा रेडिएशन ही रहेगा प्रोसेस। ठीक है, यानी कि रेडिएशन प्रोसेस से ही हम हीट देते हैं और हीट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। तो जितने भी हॉट बॉडी होते हैं, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। सिंपल सी बात है। मतलब किसी भी गर्म चीज़ों को आप छूते हैं तो आपको गर्मी लगता है कि नहीं लगता है? तो कोई भी गर्म चीज़ है तो वो हीट रिलीज करेगा ही करेगा। जैसे सन हमारा बहुत गर्म होता है तो हीट रिलीज करता है कि नहीं करता है? करता है, ऑब्वियस सी बात है। इतना हीट रिलीज करता है कि पूरा का पूरा पृथ्वी को ही हीट वून पहुंचा देता है। आगे, when this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted।
मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हीट पड़ता है तो कुछ हीट जो है वो गायब हो जाता है, कुछ हीट दोबारा वापस बाउंस बैक हो जाता है और कुछ हीट हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, मतलब देखो आप इसको ऐसे समझिए, आपको क्या लगता है कि सन से जितना हीट निकलता है उन सारे हीट का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं? नहीं, यदि वो सारा हीट हमारे बॉडी पे पड़ने लग जाए ना तो आप 1 मिनट में जल के राख हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जितना भी हीट सन से निकलता है सारे हीट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, उसमें से बहुत सारा हीट पृथ्वी पर टकरा के वापस चला जाता है, बहुत सारा हीट टकरा के अंदर आ जाता है पृथ्वी के अंदर, और बहुत सारा हीट अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि सन से निकलने वाला जो हीट है वो सारा हीट हमारे पास नहीं पहुंचता है। यदि सारा का सारा हीट पहुंचने लगे 100% का 100%, तो आप यकीन मानो हर चीज़ पृथ्वी पर जल जाएगा और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारा हीट बाउंस बैक हो जाता है, वापस चला जाता है, बहुत सारा हीट हमारे पास भी आता है और बहुत सारा हीट अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सारा हीट हमारे पास नहीं आता है। ठीक है, आगे द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। तो किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं कि वो गर्म हो चुका है, इसका मतलब क्या है? वो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि सन का जो हीट निकला है उसका कुछ पार्ट उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धूप में आप एक बर्तन को रखो, वो बर्तन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सन से जो हीट निकला है उस हीट का कुछ पार्ट इस बर्तन ने क्या कर लिया है? इस्तेमाल कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए वो गर्म हो गया। जैसे धूप में आप 1 घंटा खड़े हो जाओ, आपका बॉडी हीट हो जाता है पूरा। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी ने सन से निकलने वाले हीट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, अपने बॉडी में उसको समा लिया, इसीलिए आपका बॉडी हीट हो गया, है ना। इस तरीके से ही हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, वो हीट जो सनलाइट से निकलता है। तो रेडिएशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।